हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर बेटा आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा लंबा गैप आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, है ना। और आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो जीओसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट जो था मैंने आपको जीओसी का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वाले वीडियो में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाले वीडियो में इसके आगे के जो वीडियोज़ आएंगे इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को कई लोग बॉन्डलेस रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। बॉन्डलेस रेजोनेंस, कई लोग इसको बेकर और नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बेकर एंड नाथन इफेक्ट, और कई लोग इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। वो एक ही बात है, बॉन्डलेस बोल लो या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल लो, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या बेटा, देखो हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा कि रेजोनेंस जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब ये कहाँ कहाँ पर होता है इसको हम देखें। सबसे पहला ये आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पर बेटा, कार्बोकैटायंस के अंदर। कार्बोकैटायंस के अंदर, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बोकैटायंस में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ये मिलेगा एल्कीन्स के अंदर। तीसरा ये कहाँ मिलता है, तीसरा ये मिलता है कहाँ पर बेटा, फ्री रेडिकल्स के अंदर। कहाँ पे मिलता है, फ्री रेडिकल्स में। तो कार्बोकैटायंस, एल्कीन्स और फ्री रेडिकल्स, इन तीनों के अंदर हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और इन तीनों में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्पीसीज, है ना। आपको कार्बोकैटायंस की अगर स्टेबिलिटी पता करनी हो, आपको अगर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पता करनी हो, आपको अगर फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पता करनी हो, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है वो फिनोमिना है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, तीनों में एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कार्बोकैटायन की हम लोग बात करते हैं। कार्बोकैटायन क्या है बेटा, जहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे CH3 CH2+, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास वाला जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन गेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास ये जो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएंगे कहाँ पर, कार्बन के पास। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा आपके पास, इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2। ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के हवा में लटका हुआ है ना। इसको हमने क्या कहा था, बॉन्डलेस रेजोनेंस। तो बिना बॉन्ड के हाइड्रोजन हवा में है। जैसे इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया, ये क्या करेगा बेटा, पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के, इस तरह से।
अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स बनी हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह अगर आप एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन्स क्या है? जैसे हमारे पास हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर अगर ये जो डबल बॉन्ड है, इफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड ऑन दैट कार्बन, तो दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सॉरी नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी CH3 देन CH, इट बिकम्स पॉजिटिव, देन CH2, इट बिकम्स नेगेटिव। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? सेम वही कहानी। नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इट विल टेंड टू attract the nearby sigma electrons of alpha hydrogen. So H पॉजिटिव वापस हुई बिना बॉन्ड के, H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उस पर नेगेटिव चार्ज। फिर आगे वही चलता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, है ना। आगे बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग आपको समझ में आना चाहिए, बाकी इसके बाद की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी एक जैसी हैं, सारी की सारी बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। एल्कीन्स में अब देखिए फ्री रेडिकल्स में, फ्री रेडिकल में भी सेम बनेगा। फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। यहां पर आपका CH3 CH, इस पे एक फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला है, पेयर्ड होना चाहता है। अकेले रहना कौन चाहता है? जब अकेले होते हैं तब दुखी होते हैं, और जब कोई मिल जाता तब और दुखी होते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन पर कौन सा चार्ज आया बेटा? यहाँ कार्बन पर आया है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखना पिछला वाला लेक्चर, उसमें हमने क्या बोला है? जहां पर भी फ्री रेडिकल होगा वहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? C, ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के हवा में, इस पर फ्री रेडिकल H डबल बॉन्ड CH। अगेन ये हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर फिर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? CH, ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के, H डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलिए? सॉरी CH2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड है इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट होंगे। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? CH, ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स बन गई कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, किसमें? कार्बोकैटायन में, सॉरी फ्री रेडिकल में। तो 3 तरह के स्पीसीज आपके जो हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। कौन कौन से शो करते हैं? कार्बोकैटायन शो करते हैं, एल्कीन शो करते हैं, फ्री रेडिकल शो करते हैं। अब बात आती है बोला सर तो क्या करें, ये स्ट्रक्चर बन गई तो इनको यूज कैसे करना है, हम लोग किस काम में आएंगे? तो जो स्ट्रक्चर्स आपके काम में आएंगे बेटा, ये काम में आएंगी कहाँ पर? ये आपको अलग अलग रिएक्शंस में, जब हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग रिएक्शंस में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताने के काम में आते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बताने के काम में आते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स बताने के काम में आते हैं। इसमें आपको एक सिंपल सा फैक्टर याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अब आप बोलोगे सर अब क्या एग्जाम में हम इतनी सारी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तब जाकर के हम स्टेबिलिटी निकालेंगे? नहीं, आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब, अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बोकैटायन में, तो कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज़्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि एक सिंपल सा फैक्टर है कि जब ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो हर स्ट्रक्चर में एक एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसी का अगर प्रिडिक्ट करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको कार्बोकेटायन के बारे में दे दिया जाए, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन, और वी कैन से इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। This is secondary carbocation and so on. This is tertiary carbocation. ठीक है बेटा, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इट इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है। अब यहाँ पर आप लोग बेटा है ना देखो और इफेक्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई होता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी अप्लाई होता है, लेकिन अभी हम लोग केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दूंगा, एक वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर होगा, एक वीडियो रेजोनेंस के ऊपर होगा, तो जब ये इफेक्ट हम पढ़ लेंगे तो उनके बाद हम पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट की सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका अप्लाई होता है। अभी हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अभी केवल और केवल बात चल रही है किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हम देखें तो मैंने क्या बोला था कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या था, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास कोई कार्बन दिख रहा है क्या, है क्या कहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा तो अलग बात है। तो यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें जीरो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ क्या बेटा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन में एक कार्बन है अल्फा कार्बन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस वाले की बात करें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, बोलो 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब टर्शरी वाले में तो आप खुद ही समझदार हैं, दिख रहा है ना, कितने कितने बोलो, देयर आर 3 अल्फा कार्बन्स, 3 अल्फा कार्बन्स एंड ऑल अल्फा कार्बन्स कंटेन्स 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर बनेंगे 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। विच वन इज मोर स्टेबल, फटाफट बताएं, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल, देन दिस। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो हाँ या ना। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखना है यस सर समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो बोलना सर नहीं समझ में आया है, तो नहीं एक वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है, वीडियो बनाने में कौन सा पैसा लगता है। तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होती है ये स्टेबिलिटी के क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एल्कीन्स की, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी ऐसे ही बताया जा सकता है। कैसे बता सकते हैं, देखिए अगर आपके पास में है बाई चांस मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है इथीन। अगर आपके पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है प्रोपीन। अगर आपके पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बोलिए 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब इनमें अगर आपको पता लगाना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के पास मुझे कार्बन है क्या, नहीं कार्बन है, मतलब जीरो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स।
इस वाले में डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बोकेटन बन गया। कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पता पड़ गया। विच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस, दिस इज लीस्ट। क्लियर है, बहुत आसान है ना। आपको जस्ट क्या करना है बेटा, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इससे इजी क्या हो सकता है बताओ आप, ठीक है। उसी तरह अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल और वी कैन से 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज प्रोपाइल फ्री रेडिकल और वी कैन से 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये हो गया आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 C CH3 CH3 एंड दिस। अब बोलिए इसमें क्या होगा, वही सेम फंडा है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव था उसके पास वाला अल्फा कार्बन था, यहाँ पॉजिटिव तो है नहीं, यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। बोलो फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन है क्या, दिख रहा है, नहीं है, 0 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें बोलो यहाँ पर 1 अल्फा कार्बन 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन, बोलो 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। आ गया ऑटो स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या है कि जो है आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना बेटा, एल्कीन को छोड़ करके बाकी जो जितने भी हैं, कार्बोकेटन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, सब क्या है, ये इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसी रिएक्टेंट से बनते हैं। अब जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, और वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा कैसे पता लगेगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। जिसके जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। कितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको आप लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है लास्ट में एक बार जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, ये तीनों इफेक्ट जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद इनकी मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होता है, कहीं पर इंडक्टिव अप्लाई होता है, कहीं पर रेजोनेंस अप्लाई होता है। इनका भी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि कौन ज़्यादा प्रायर है, कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा जो आपका डोमिनेंट होता है ना। वो सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो आएगा वो आएगा किसका बेटा, वो आएगा रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है। तब तक आप लोग जो है इसको पढ़िए, और इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक डाउट के लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।